हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैंने आप लोगों के लिए लास्ट क्लास में राउल्ट के नियम और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय के मोलर भार का जो सूत्र था, उसका जो एक व्यंजक था, वो मैंने आपके लिए करवा दिया था। आज हम राउल्ट के नियम पे ही आधारित एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के बारे में। आदर्श विलयन या अनादर्श विलयन क्या होते हैं और इनके गुण क्या क्या होते हैं, इन सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आदर्श विलयन के साथ। आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहते किसको हैं वो समझ लें पहले। तो परिभाषा क्या है। आदर्श विलयन मतलब वे विलयन जो सभी सांद्रताओं और सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आपको अगर याद हो तो 11th में मैंने आपके लिए दो तरह की गैस पढ़ाई थी, आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें या अनादर्श गैसें। तो उसमें भी एक वहाँ पे एक समीकरण था जिसको हम बोलते थे आदर्श गैस समीकरण। और जो आदर्श गैस समीकरण को फॉलो करते थे, जो गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करती थी वो आदर्श गैसें, और जो नहीं करती थी वो अनादर्श गैसें। तो जैसे वहाँ पे समीकरण था वैसे ही यहाँ पे राउल्ट का नियम है। तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन है, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन है। बात समझ में आ गई। जैसे गैस के लिए एक इक्वेशन थी, एक समीकरण था आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण का पालन करने वाली गैसें आदर्श गैसें, पालन ना करने वाली गैसें अनादर्श या वास्तविक गैसें। याद है। वैसा ही है यहाँ पे, बस यहाँ पे नियम कौन सा है, राउल्ट का। तो भाई जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करें आदर्श विलयन है, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करें अनादर्श विलयन है। तो ये तो परिभाषा हो गई और आपको मेरे हिसाब से याद ही हो गई होगी कि राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलयन आदर्श विलयन और राउल्ट के नियम का पालन ना करने वाले विलयन अनादर्श विलयन। अब मैं सारा टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। देखिए राउल्ट का नियम यानी यही है ना, PA बराबर P0A(x)A। यही था ना राउल्ट का समीकरण। राउल्ट ने यही समीकरण दिया है ना। तो अगर राउल्ट के इस समीकरण से किसी भी विलयन का वाष्पदाब निकाल लिया जाए या फिर निकाल पाए, सही वाष्पदाब की गणना की जा सके इस समीकरण द्वारा, तो वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। और राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो वो विलयन कौन सा विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। ठीक, बहुत आसान बात है। और अगर इस समीकरण का यानी राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा तो अनादर्श विलयन होगा। तो डेफिनेशन में तो मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये समीकरण यानी राउल्ट का नियम, और राउल्ट के नियम को पालन करने वाले विलयन आदर्श विलयन, और ना पालन कर अगर पालन नहीं करें तो अनादर्श विलयन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो, अगर आपने ये दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लिया तो आने वाला तीसरा वाला पॉइंट और चौथा वाला पॉइंट आपको एकदम आसानी से आ जाएगा। मतलब तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु पूरी तरीके से निर्भर करता है इस पर। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है ना। तो देखो, विलयन के जो घटक हैं उनके बीच में लगने वाला अंतर अणुक बल और शुद्ध अवयवों के बीच में लगने वाला अंतर अणुक बल, इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर। किसमें, आदर्श विलयन में। ठीक, इस वाली बात को मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने कोई शुद्ध अवयव लिया। शुद्ध अवयव मतलब अकेला A ही A है। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने A भर लिया। अब इसमें शुद्ध रूप से सिर्फ A उपस्थित है, बहुत सारे A के मॉलिक्यूल उपस्थित हैं, और इन दो A मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बने हुए हैं, बंध। इसी बंध को, दो मॉलिक्यूल को जोड़ने वाले, दो अणुओं को जोड़ने वाले इसी बल को, इसी बंध को हम बोलते हैं अंतराणुक बल। मैं आपके लिए पहले भी पढ़ा चुका हूं कि अंतराणुक बल किसे कहते हैं। दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल, एक अणु ये है, एक अणु ये है, और इन दो अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसी बल को हम क्या बोल रहे हैं, अंतराणुक बल। जैसे मान लो कि भाई मैंने एक शुद्ध अवयव लिया A,
ये सिर्फ ए ही ए है यहाँ पे और कुछ नहीं, और आपस में क्या बना हुआ है, बंध बना हुआ है। ठीक, या बंध बोल लें या अंतराणुक बल बोल लें। बंध जो है वो एक तरह के बल ही होते हैं ना, प्लस एक शुद्ध अवयव ले लिया मैंने बी। ठीक, जैसे ए लिया है वैसे ही बी भी ले लिया। जैसे मान लो एक पात्र में मैंने ए भर लिया और दूसरे पात्र में यहाँ पे शुद्ध रूप से सिर्फ बी ही है और कुछ नहीं। ये पात्र लिया इसमें सिर्फ ए और ये पात्र लिया इसमें सिर्फ बी, और ए और बी इन दोनों को मिलाएं और हमने बना दिया ए बी। इन दोनों पात्रों में से ए और बी को मिलाया और विलयन तैयार कर लिया, और इस विलयन में ए भी है और बी भी है। ठीक, तो एक विलयन बन गया ए बी। ठीक, अब आदर्श विलयन की परिभाषा हमसे क्या बोलती है, आदर्श विलयन का दूसरा बिंदु हमसे क्या बोलता है कि ए और ए के बीच में ये जो बल लग रहा है, बी और बी के बीच में ये जो बल लग रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अंतराणुक बल, इनका मान और ये ए और बी इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, इस अंतराणुक बल का मान बराबर होना चाहिए, तब तो ये आदर्श विलयन होगा। ठीक, एक बार और समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। देखो, ए और ए, बी और बी आपस में बंध बनाए हुए हैं। ये क्या है, शुद्ध अवयव हैं, इनके अंदर कोई मिलावट नहीं है, मिक्सिंग नहीं। जबकि यहाँ पे विलयन में हमने इन दोनों को मिला दिया, ये दोनों आपस में मिल गए, तो ये विलयन बन गया। ठीक, अब हमसे दूसरा बिंदु ये बोलता है कि ये जो शुद्ध अवयव हैं, यानी ए और बी, इनके बीच में ये जो बल लग रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं अंतराणुक बल, इस बल का मान, और विलयन बनने के पश्चात ए और बी आपस में जुड़ गए, तो ए और बी के बीच में ये जो अंतराणुक बल लग रहा है, इस बल का मान, ये बल और ये बल दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अगर शुद्ध अवयवों के बीच में लगने वाले अंतराणुक बल का मान और ये जो विलयन है, इस विलयन के घटक के बीच में लगने वाले अंतराणुक बल का मान बराबर है, तो उस स्थिति में तो आदर्श विलयन होगा। ठीक, हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, विलयन के घटकों के बीच, विलयन के घटक यानी ए बी के बीच लगने वाला अंतराणुक बल यानी ये बल, दोनों के बीच में लगने वाला अंतराणुक बल यानी ये बल, तथा शुद्ध अवयव यानी ए और बी के बीच लगने वाला अंतराणुक बल, इनके बीच में लगने वाला ये अंतराणुक बल, इनका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होता है कब, जब बात होती है किसकी, आदर्श विलयन की। ठीक, और अगर ये बराबर ना हो तो फिर कौन सा विलयन हो जाएगा, अनादर्श विलयन। बात समझ में, तो हम साथ में अनादर्श विलयन पढ़ते ही चले जा रहे हैं। आदर्श विलयन बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो अनादर्श अपने आप ही आ जाएगा। राउल्ट के नियम का पालन करने वाला आदर्श विलयन, जो नहीं करेगा अनादर्श विलयन। अंतराणुक बल बराबर तो आदर्श विलयन, और अगर अंतराणुक बल बराबर नहीं होंगे तो अनादर्श विलयन। ठीक, तो इतना आप नोट करो। तीसरा पॉइंट है डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब विलयन बनाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये मैं लिख रहा हूं आदर्श विलयन के लिए। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं ए और बी को मिला के विलयन तैयार कर रहा हूं। ठीक, ए और बी को मिलाकर हम विलयन तैयार कर रहे हैं ए। ठीक, अब ये विलयन कब तैयार होगा, जब जैसे मान लो मैं ए और बी को मिला रहा हूं और मुझे विलयन बनाना है ए बी। तो ये विलयन जब तैयार होगा कि ए और ए के बीच में ये बंध बना हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अंतराणुक बल। बी और बी के बीच में ये अंतराणुक बल। अब जब ये बंध यानी ये अंतराणुक बल टूटेगा और इसके टूटने के बाद फिर ये ए बी आपस में जुड़ जाएगा, ये ए बी आपस में जुड़ जाएगा, तो एक ए बी ये बन गया प्लस एक ए बी ये बन गया।
अब हमसे आदर्श विलयन की स्थिति में ये कहा जाता है कि मान लो कि हमने 5 लीटर ए लिया और 5 लीटर बी लिया, ठीक। तो उस स्थिति में विलयन बनाने से पहले, अभी समझिए कि मैंने मिक्स नहीं किया है इसको, विलयन नहीं बनाया, ए अलग है और बी अलग है। ए कितना है 5 लीटर, बी कितना है 5 लीटर। तो मिलाने से पहले इनका कुल आयतन कितना हुआ बताइए, 10 लीटर। तो आदर्श विलयन की स्थिति में क्या होता है कि जब हम ए और बी या फिर किन्हीं भी दो अवयवों को जब हम मिलाते हैं तो मिलाने पर जो आयतन उनका मिलाने से पहले था उतना ही आयतन उनका विलयन बनाने के यानी इन दोनों को मिलाने के बाद भी होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिए कि मैं ए और बी को मिला के ए बी विलयन बना रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने ए 5 लीटर लिया और बी भी मैंने लिया 5 लीटर, तो विलयन अभी मैंने बनाया नहीं है, ए अलग रखा हुआ है, बी अलग रखा हुआ है। अब मैं आपसे कुल आयतन पूछूं तो कितना बोलोगे आप, 5 और 5 10 लीटर। विलयन बनाने से पहले कुल आयतन दोनों का मिला के कितना है 10 लीटर। अब जब मैंने दोनों को मिला दिया तो मिलाने के बाद भी आयतन कितना है 10 लीटर। कोई बदलाव आया क्या? मिलाने के पहले भी 10 लीटर था कुल, दोनों को मिलाने के बाद भी कितना है 10 ही लीटर। आयतन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल मतलब परिवर्तन, वी यानी आयतन, आयतन में परिवर्तन, मिक्सिंग यानी मिलाने पर। तो मिलाने पर यानी मिक्सिंग करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ को मैंने ये लिखा हुआ है। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, जाहिर सी बात है इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि 5 और 5 लीटर 10 लीटर हो रहा है और इन दोनों को मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है विलयन भी 10 लीटर ही बनेगा। सिंपल ही तो बात है कि भाई 5 लीटर को मिलाया तो 10 लीटर विलयन बन गया। तो इसमें ऐसी कौन सी खासियत हो गई कि ये आइडियल सोल्यूशन हो गया। तो मैं आपको समझा रहा हूँ उस बात को समझना कि देखिए मैंने अभी सेकंड पॉइंट में आपको क्या समझाया था कि ये शुद्ध अवयव है, ये शुद्ध अवयव है, ये शुद्ध अवयव है। इन दो शुद्ध अवयवों को मिलाया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, विलयन। और अभी दूसरे पॉइंट में हमने क्या समझा कि विलयन के अवयवों में अंतराणुक बल और शुद्ध अवयव के अणुओं में अंतराणुक बल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। और अगर ये बराबर है तो ही आयतन भी बराबर होगा। कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूँ। अब समझो कि जैसे मान लो कि अंतराणुक बल बराबर नहीं होता। देखो आदर्श विलयन की खासियत क्या है कि शुद्ध अवयव और विलयन के अवयव का अंतराणुक बल क्या होना चाहिए, बराबर। हम स्थिति ले लेते हैं, मान लो अंतराणुक बल बराबर नहीं है। मान लो कि यहाँ पे अंतर अणुक बल ज़्यादा है और यहाँ पे कम, यहाँ पे अधिक ले लूँ और यहाँ पे ले लूँ कम, ठीक। अब आप मुझे बताओ ज़रा, अगर यहाँ पे अंतर अणुक बल अधिक है, देखिए अंतर अणुक बल मतलब दो अणुओं को आपस में बांधने वाला बल, और दो अणुओं को आपस में बांधने वाला बल यानी अंतर अणुक बल अगर अधिक है यानी ज़्यादा है तो वो अणुओं को अच्छी तरीके से बांधे रखेगा। अधिक बल होने के कारण ये अणु आपस में अच्छी तरीके से और पास पास होंगे। अब अगर यहाँ पे अंतर अणुक बल ज़्यादा यानी अधिक है तो ये अणु आपस में अच्छी तरीके से बंधे हुए होंगे और कैसे होंगे, पास पास। अच्छा, पास पास होंगे तो जैसे मान लो कि ये ए और ए का अणु है, अंतर अणुक बल यहाँ पे अधिक है तो पास पास है। बी और बी का अणु है और अंतर अणुक बल अधिक है तो पास पास है। जबकि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि अंतर अणुक बल कम है, और अगर अंतर अणुक बल कम है तो उस स्थिति में ए और बी आपस में अच्छी तरीके से जुड़े हुए नहीं होंगे, और ए और बी आपस में अच्छी तरीके से जुड़े हुए नहीं होंगे तो दूर दूर होंगे। देखो अंतर अणुक बल अगर ज़्यादा होगा तो दोनों अणु आपस में अच्छी तरीके से जुड़े हुए होंगे, पास पास होंगे। पास पास होंगे तो कम जगह घेरेंगे, कम जगह घेरेंगे तो आयतन कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अंतर अणुक बल ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो उस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए नहीं होंगे। अच्छे से जुड़े हुए नहीं होंगे तो दूर दूर होंगे। अब दूर दूर होंगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे। ये ए और बी
ज़्यादा जगह घेरेंगे, और ज़्यादा जगह घेरेंगे तो इधर इसके कंपैरिजन में इधर आयतन कैसा होगा, ज़्यादा। बात समझ गए आप कि अगर अंतर अणुक बल का मान कम हो गया तो आयतन ज़्यादा हो गया। विपरीत अगर अंतर अणुक बल का मान इधर से भी अधिक हो जाता तो ये और कम जगह घेरते, और कम जगह घेरते तो आयतन कम हो जाता। माने विलयन बनाने पर या तो आयतन का मान बढ़ जाता या घट जाता। किस स्थिति में, जब अंतर अणुक बल का मान बदलता तब। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आदर्श विलयन में स्थिति क्या है कि जितना अंतर अणुक बल इधर है उतना ही अंतर अणुक बल इधर है। जितने बल से ये आपस में बंधे हुए हैं उतने ही बल से ये आपस में बंधे हुए हैं। तो जितनी जगह ये घेरेंगे उतनी ही जगह AB भी घेरेगा। तो दोनों का ही आयतन कैसा होगा, बराबर। बात समझ में आ गई कि आयतन जो है मतलब आयतन मतलब कितनी जगह घेरी जा रही है अणु द्वारा, ठीक है। और अणु द्वारा जो जगह घेरी जा रही है यानी आयतन, उसका मान आदर्श विलयन की स्थिति में बराबर ही होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। और वो क्यों नहीं आता, क्योंकि शुद्ध अवयवों के बीच में लगने वाला अंतर अणुक बल और विलयन के घटकों के बीच में लगने वाले अंतर अणुक बल का मान बराबर है। तो जितनी जगह ये घेर रहा है उतनी जगह ये घेर रहा है। अगर विलयन के बीच जो अंतर अणुक बल लग रहे हैं इनका मान ज़्यादा या कम हो तो उस स्थिति में या तो ये पास पास आ जाएंगे या दूर दूर चले जाएंगे। तो या तो आयतन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और उस स्थिति में क्या ये आदर्श विलयन कहलाएगा, नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आदर्श विलयन की स्थिति में अंतर अणुक बल दोनों तरफ बराबर हैं तो आयतन भी दोनों तरफ बराबर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। मतलब विलयन बनाते वक्त आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, यानी डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, ठीक है, इतना नोट करो। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे H का मतलब है मेरा एंथैल्पी से। एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ा है, ऊर्जा का ही एक रूप है एंथैल्पी। ऊर्जा को ही हम एंथैल्पी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी विलयन बनाते वक्त एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक, अब इस वाली बात को समझ लें आप कि विलयन बनाते वक्त एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं आता। डेल्टा मतलब परिवर्तन, H मतलब एंथैल्पी। एंथैल्पी में परिवर्तन मिक्सिंग करने पे यानी विलयन बनाने पे। भाई विलय और विलायक की मिक्सिंग करते हैं तभी तो विलयन बनता है ना। तो मिक्सिंग करने पे यानी विलयन बनाने में डेल H यानी एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर 0 यानी कोई परिवर्तन नहीं। 0 के बराबर है परिवर्तन यानी कोई परिवर्तन नहीं। तो इस बिंदु को समझ रहे हो, और ये बिंदु सिर्फ किसके लिए है, आदर्श विलयन के लिए। ठीक, अभी मैंने आपके लिए बताया कि जैसे आप A और B को मिला के विलयन बना रहे हो AB। आपने दो घटक लिए, दो शुद्ध घटक लिए A और B, और इनको मिला के आपने विलयन बनाया AB। अच्छा बताइए ये विलयन कैसे बनेगा। आप A और B को मिलाओगे और आपको AB बनाना है तो कैसे बनेगा। सबसे पहले A और A के बीच का ये बंध तोड़ना पड़ेगा, B और B के बीच का ये बंध तोड़ना पड़ेगा। जब ये दोनों बंध टूट जाएंगे तब इस AB और इस AB में बंध बन जाएगा, तो ये दो ये बन गया। ठीक, अब हमें केमिस्ट्री में एक चीज़ पता है कि जब भी किसी चीज़ को तोड़ना है, दो चीज़ों को तोड़ना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। एक बार और सुनो ध्यान से कि जैसे मान लो ये कोई अणु है या दो अणुओं के बीच में ये कोई बंध बना है, इस बंध को अगर तोड़ना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देंगे तो ये बंध टूट जाएगा। अब जब यह बंध, देखो ऊर्जा दी तो बंध टूटा, इसका उल्टा सोचो, ऊर्जा दी बंध टूटा तो बंध बनेगा तो ऊर्जा निकलेगी। बात समझ में आई। तो देखो समझो ज़रा,
ए और ए के बीच में बंध है, तोड़ना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। बी और बी के बीच में बंध है, इस बंध को तोड़ना है, तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसके विपरीत ए और बी के बीच में बंध बन रहा है, तो देखो बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं तो बंध बनेगा तो ऊर्जा निकलेगी। बात समझ में आ रही है कि बंध तोड़ रहे हैं तो ऊर्जा दे रहे हैं, तो बंध बनाएंगे तो ऊर्जा निकलेगी, यहां भी बंध बनाएंगे तो ऊर्जा निकलेगी। ठीक। अब अगर मैं बात करूं आदर्श विलयन की, तो आदर्श विलयन में ये बंध यानी क्या, अंतर अणुक बल, इनका मान कैसा है, समान। अब अगर शुद्ध अवयवों का ये बंध यानी अंतर अणुक बल और विलयन के घटक का ये बल यानी अंतर अणुक बल समान है, तो जितनी ऊर्जा तोड़ने में दी जा रही है उतनी ही ऊर्जा बनने में मुक्त होगी। देखो इस बंध को और इस बंध को अगर मैं देखूं तो आदर्श विलयन की स्थिति में ये दोनों कैसे हैं, समान। हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा था कि विलयन के घटकों के बीच लगने वाला अंतर अणुक बल और शुद्ध अवयव के बीच उपस्थित अंतर अणुक बल का मान कैसा होगा, बराबर। अब जब इनका मान बराबर है तो इसको तोड़ने में जितनी ऊर्जा दे रहा हूं इसको बनाने में भी उतनी ही ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तोड़ने में इसको ऊर्जा दे रहा हूं +100, इसको तोड़ने में मैं ऊर्जा दे रहा हूं +100। ठीक, तो इसके बनने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी वो कितनी हो रही है, -100, और इसके बनने पे भी ऊर्जा मुक्त हो रही है -100। ऊष्मागतिकी में हमने पढ़ा है ना कि जब ऊर्जा निकाय द्वारा ग्रहण की जाती है तो उसको धनात्मक और निकाय द्वारा निकाली जाती है तो ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे निकाय को ऊर्जा दे रहे हैं तो धनात्मक मान ले रहे हैं और यहाँ पे ऊर्जा निकाल रहे हैं तो ऋणात्मक मान ले रहे हैं। ठीक, अब ये मान चारों समान क्यों ले रखे हैं मैंने, बताओ जरा। इतना तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मान समान क्यों लिए हैं मैंने। अरे भाई, जब ये बंध बिल्कुल समान है, आदर्श विलयन की स्थिति में जब ये दोनों बंध बिल्कुल समान है तो उस स्थिति में जितनी ऊर्जा इसके तोड़ने के लिए दे रहा हूं उतनी ही ऊर्जा इसके बनने पे मुक्त होगी। बात समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि इन दोनों बंधों का यानी इन दोनों अंतर अणुक बलों का मान बिल्कुल समान है। तो उस स्थिति में देखो आप, जितनी ऊर्जा लगी उतनी ही निकली। देखो लगी कितनी, +200, और मुक्त कितनी हुई जरा देखना, -200। तो बताओ जरा कुल ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। अगर ऊर्जा का कुल परिवर्तन देखें तो कितना हुआ, +200 -200 कितना हो गया बताओ। तो विलयन बनाते वक्त एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब? जब विलयन कौन सा हो, आदर्श। क्योंकि आदर्श विलयन में शुद्ध अवयव और विलयन के घटकों के बीच में जो अंतर अणुक बल होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। बात समझ में आ गई, नोट करो इतना। आदर्श विलयन, तो सेकंड हम पढ़ रहे हैं अनादर्श विलयन, और परिभाषा क्या है, वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। सिंपल फंडा है भाई, वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करें आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करें अनादर्श विलयन। मतलब अनादर्श विलयन के लिए हम लिख सकते हैं PA इज नॉट इक्वल टू P0A XA। देखो ये राउल्ट का समीकरण है, अगर राउल्ट के इस समीकरण को पालित करे विलयन तो आदर्श विलयन, और अगर पालन ना करे तो अनादर्श विलयन। तो परिभाषा तो बड़ी बहुत आसान है। देखो अगर आप देखो तो राउल्ट के नियम पे आधारित परिभाषा है आदर्श की भी और अनादर्श की भी। राउल्ट के नियम को पालन करने वाले आदर्श विलयन और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है और मुख्य बिंदु है इसका कि जो विलयन के घटक हैं, विलयन के घटकों में लगने वाला अंतर अणुक बल और शुद्ध अवयव हैं उनके बीच में लगने वाले अंतर अणुक बल का मान बराबर यानी समान नहीं होता। देखो आदर्श में समान था, अनादर्श में समान नहीं होता। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मैंने शुद्ध अवयव लिया A और मैंने शुद्ध अवयव लिया B और इनको मिलाया और मिलाने पे विलयन बनाया AB, तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे लगने वाला जो अंतर अणुक बल है
और यहाँ पे लगने वाला जो अंतर अणुक बल है, इन दोनों का मान समान नहीं होगा। बात समझ गए? आदर्श विलयन में शुद्ध अवयव और विलयन के घटक के बीच में लगने वाला अंतर अणुक बल का मान क्या था? समान था। लेकिन इस स्थिति में शुद्ध अवयव और विलयन के घटक के बीच में लगने वाले अंतर अणुक बल का मान समान नहीं है। तो सिंपल फंडा है कि अगर शुद्ध अवयवों के बीच में लगने वाले अंतर अणुक बल और विलयन के घटक के बीच में लगने वाले अंतर अणुक बल का मान समान हो तो आदर्श विलयन, और वो राउल्ट के नियम को भी पालित करेगा। जबकि अगर ऐसा ना हो, यानी शुद्ध अवयव और विलयन के घटक के बीच में लगने वाले अंतर अणुक बल का मान समान नहीं हो, तो उस स्थिति में अनादर्श विलयन। और अगर शुद्ध अवयव और विलयन के घटक में लगने वाले अंतर अणुक बल के मान में अंतर होगा, तो इसी पे आधारित इसके बाद वाले पॉइंटों में भी अंतर आ जाएगा। समझ गए ना आप? तो इतना आप नोट करो, आगे देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है? डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब विलयन बनाने पर आयतन में परिवर्तन होगा। आयतन में परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो ये वाली चीज़ को समझ रहे हैं कि जैसे मैं ए और ए को मिला रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने शुद्ध अवयव लिया ए और एक शुद्ध अवयव लिया बी, और इन दोनों को मिला के मैं बना रहा हूँ ए बी। ठीक? तो आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन की, और अनादर्श विलयन में ये यानी अंतर अणुक बल शुद्ध अवयवों का और ये यानी अंतर अणुक बल विलयन के घटक का बराबर नहीं होता। या तो ये शुद्ध अवयवों के अंतर अणुक बल से ज़्यादा होगा या कम होगा। दो स्थितियाँ हो सकती हैं। अब मान लो कि मैं कम मान लेता हूँ। मैंने कहा कि विलयन का जो घटक है यहाँ पे लगने वाला अंतर अणुक बल कम है और यहाँ पे लगने वाला अंतर अणुक बल अधिक है। अब आप मुझे बताओ इस स्थिति में क्या होगा? यहाँ पे अंतर अणुक बल अगर अधिक है तो ये अणु पास पास होंगे। भाई ए और ए के बीच में लगने वाला अंतर अणुक बल ज़्यादा है तो अणु अच्छी तरीके से आपस में जुड़े हुए होंगे और पास पास होंगे। पास पास होंगे तो कम जगह घेर रहे होंगे। पास पास होंगे तो कम जगह घेर रहे होंगे। मान लो कि ए और ए जहाँ पे अंतर अणुक बल ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पास पास हैं और पास पास होने के कारण कम जगह घेर रहे हैं, मान लो 3 लीटर जगह घेर रहे हैं। और बी में भी अंतर अणुक बल अधिक है, ज़्यादा है, तो पास पास हैं, कम जगह घेर रहे हैं, 3 लीटर जगह घेर रहे हैं। तो कुल कितनी जगह घेर रहे हैं, यानी कुल कितना आयतन है दोनों का मिला के 6 लीटर मिलाने से पहले। लेकिन जब हमने मिलाया तो मिलाने पर ए और बी, ये दो ए बी जुड़े, ये दो ए बी जुड़े, ठीक है ना? तो ये दो घटक बन गए। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? अंतर अणुक बल का मान क्या है? कम मान होने की वजह से ये दोनों अणु इधर की तुलना में दूर दूर होंगे। देखो यहाँ पे अंतर अणुक बल ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से अणु आपस में अच्छी तरीके से जुड़े हुए होंगे और पास पास होंगे तो कम जगह घेर रहे होंगे। मान लो कि 3-3 लीटर घेर रहे हैं। जबकि यहाँ पे अणुओं के बीच में अंतर अणुक बल का मान कम है, कम होने की वजह से ये आपस में अच्छी तरीके से जुड़े हुए नहीं होंगे। आपस में उल्टा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना बात को? कि अगर मान कम है तो आपस में अच्छी तरीके से नहीं जुड़े हैं तो कैसे हैं? दूर दूर हैं तो ज़्यादा जगह घेर रहे हैं इधर की तुलना में। तो मान लो ये अणु 5 लीटर जगह घेर रहा है, ये अणु 5 लीटर जगह घेर रहा है, तो बताओ यहाँ पे कुल कितना हो गया? 10 लीटर। तो बताइए ज़रा, आयतन बढ़ गया घट गया? बढ़ गया ना। और अगर मान लो उल्टा होता, यहाँ मान अधिक होता, यहाँ मान कम होता, तो उस स्थिति में आयतन बढ़ने की जगह घट जाता। मतलब आयतन या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा। आयतन में परिवर्तन 0 के बराबर नहीं होगा, या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। विलयन बनाने पर आयतन में परिवर्तन होगा। वही स्थिति एंथैल्पी में भी आ जाएगी कि जैसे मान लो यहाँ पे शुद्ध अवयव है ए और शुद्ध अवयव है बी, और दोनों को मिलाया तो दोनों को मिलाने पे मैं बना रहा हूँ ए बी। ठीक? तो ए बी बनाने के लिए पहले मुझे इस बंध को तोड़ना पड़ेगा और इस बंध को तोड़ना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में जुड़ पाएंगे। देखो
अगर मुझे इन दोनों को मिला के ए बी बनाना है तो पहले ए के बीच में उपस्थित बंध और बी के बीच में उपस्थित बंध को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों बंधों को तोड़ दिया, फिर ए बी को इनको मिला दिया, ए बी को इनको मिला दिया, 2 ए बी बन गए। चलो ठीक। अब आदर्श में तो ये था कि ये चारों कैसे थे, समान, तो जितनी ऊर्जा यहाँ लग रही थी उतनी ऊर्जा यहाँ से निकल रही थी। लेकिन अनादर्श में क्या ये समान है? विलयन के घटकों के बीच में लगने वाला अंतरणुक बल और शुद्ध अवयवों के बीच में उपस्थित अंतरणुक बल समान है क्या? नहीं। अब अगर ये समान नहीं है तो यहाँ पे लगने वाली ऊर्जा और यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा का मान भी क्या समान होगा? नहीं होगा, जैसे आयतन में हुआ। और अगर मान समान नहीं होगा तो कुल योग 0 नहीं आएगा। देखो भाई, आदर्श में तो क्या था, जितनी ऊर्जा यहाँ लग रही थी उतनी ऊर्जा यहाँ से निकल रही थी, तो जितनी धनात्मक ऊर्जा आ रही थी उतनी ऋणात्मक ऊर्जा जा रही थी, बराबर कितना हो गया था? 0 के। लेकिन अभी अगर हम बात करें अनादर्श की, तो अनादर्श में यहाँ पे अंतरणुक बल और यहाँ पे अंतरणुक बल अलग अलग है, तो यहाँ पे लगने वाली ऊर्जा और यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा भी अलग अलग होगी। तो उस स्थिति में एंथैल्पी का मान बराबर 0 के आएगा क्या? नहीं। यानी एंथैल्पी में कोई ना कोई परिवर्तन तो होगा ही सही, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, तो एंथैल्पी के लिए भी क्या लिख रहा हूँ? डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 4 बिंदु हो गए आदर्श और अनादर्श के। आप ध्यान दो, बिल्कुल उल्टा है अनादर्श। आदर्श राउल्ट के नियम को पालन करता है, अनादर्श राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। आदर्श में शुद्ध अवयव और विलयन के घटकों के बीच में अंतरणुक बल समान था, अनादर्श में असमान था। ठीक। आदर्श की बात करें तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के बराबर थी, अनादर्श की बात करें तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। आदर्श की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर थी, अनादर्श में डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ गए? तो अपोजिट है। आदर्श को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, अनादर्श अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इतना। आदर्श विलयन के प्रकार। तो देखिए, हमने आदर्श और अनादर्श विलयन को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन की। देखिए, आदर्श विलयन की बात करें तो आदर्श विलयन उसी तरह से जैसे आदर्श गैस थी। आदर्श गैस कैसी थी? एक काल्पनिक गैस थी। वैसे ही आदर्श विलयन भी एक काल्पनिक विलयन है। ठीक है। बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन की, तो अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है। देखिए, समझिए ज़रा, बात को समझना कि राउल्ट ने वाष्पदाब का एक आपेक्षिक मान दिया है। आपेक्षिक मतलब उसके अनुसार, आपेक्षिक मतलब उसे जिसकी अपेक्षा है। समझ रहे हो ना बात को? तो राउल्ट ने अपनी अपेक्षा के अनुसार वाष्पदाब का एक आपेक्षिक मान दिया किसी विलयन के लिए। अब वो विलयन राउल्ट के उस मान को ही जो है प्रदर्शित कर रहा है, उतना ही मान प्रदर्शित कर रहा है, मतलब राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है। तो उस स्थिति में तो वो आदर्श विलयन हो गया। लेकिन अगर नहीं कर रहा उतना मान प्रदर्शित, तो फिर क्या हो गया? अनादर्श। अब अनादर्श विलयन यानी राउल्ट के उतने ही मान को प्रदर्शित करने में 2 स्थितियां बनती हैं कि या तो वो राउल्ट के आपेक्षिक मान से ज़्यादा मान प्रदर्शित करे या कम प्रदर्शित करे। तो उस आधार पे अनादर्श विलयन में 2 प्रकार बन जाते हैं। एक तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, और इसके बाद पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले किनको कहते हैं? कि राउल्ट ने जो मान दिया है, राउल्ट ने वाष्पदाब का, किसी विलयन के लिए राउल्ट ने वाष्पदाब का कोई मान दिया है और वो विलयन अगर उतना ही मान प्रदर्शित करे तो आदर्श है, लेकिन अगर उतना ना करे तो अनादर्श। अब मान लो कि उतना मान प्रदर्शित नहीं कर रहा, अनादर्श तो है, लेकिन अब 2 स्थितियां बन गई कि राउल्ट के दिए गए मान से ज़्यादा कर रहा है या कम। तो अगर राउल्ट के आपेक्षिक मान यानी दिए गए मान से अधिक मान प्रदर्शित करे तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, और अगर मैं यही लिख दूं कम मान प्रदर्शित करे तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला। बात समझ गए कि अगर राउल्ट का दिया हुआ मान ही प्रदर्शित करे तो आदर्श है, और अगर राउल्ट का मान प्रदर्शित ना करे तो अनादर्श है। लेकिन उसमें 2 स्थितियां हैं कि राउल्ट के जो मान है उससे ज़्यादा कर रहा है या कम। अभी हम पढ़ रहे हैं कि अगर विलयन राउल्ट का जो वाष्पदाब का दिया हुआ मान है उससे अधिक मान प्रदर्शित करे, यानी कैसा विलयन? धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। ठीक, इस वाली बात को मैं समझाता हूँ। ठीक, देखिए, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में क्या खासियत होती है कि ये शुद्ध अवयव ले लिया मैंने और शुद्ध अवयव को मिला के मैं बना रहा हूँ विलयन।
अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अनादर्श विलयन के प्रकारों की। तो अनादर्श विलयन में हमें ये चीज़ तो पता है कि यहाँ पे लगने वाला अंतर अणुक बल और यहाँ पे लगने वाले अंतर अणुक बल का मान बराबर नहीं होगा, है ना। ये मान क्या बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक। ए बी के बीच में लगने वाले अंतर अणुक बल में और यहाँ पे लगने वाले अंतर अणुक बल में अंतर होगा, तभी तो ये अनादर्श विलयन है, ठीक है। तो अगर बात करें धनात्मक विलयन की, तो धनात्मक विलयन में जो विलयन के घटक हैं, विलयन के घटक यानी ए बी, इनमें उपस्थित जो अंतर अणुक बल है, इनके बीच में उपस्थित जो अंतर अणुक बल है यानी ये, इसका मान शुद्ध अवयव में उपस्थित अवयव के अंतरणुक बल से कम होगा। यानी यहाँ पे विलयन में अंतरणुक बल का मान कम और शुद्ध अवयव में अधिक। यही लिखा है ना मैंने कि विलयन के जो घटक हैं उनका अंतरणुक बल शुद्ध अवयवों के अंतरणुक बल की तुलना में क्या है, कम। यानी यहाँ कम है तो यहाँ पे अधिक। तो अब आप सोच लो जरा कि यहाँ पे अंतरणुक बल ज़्यादा है, तो अगर अंतरणुक बल ज़्यादा हुआ तो ये कैसे होंगे, पास पास। पता है ना हमें, अंतरणुक बल यानी अणुओं को बांधने वाला बल। तो अगर अणुओं को बांधने वाला बल यानी अंतरणुक बल ज़्यादा होगा तो अणु अच्छी तरीके से बंधे हुए होंगे और कैसे होंगे, पास पास। तो ये भी पास पास होगा, ये भी पास पास होगा। पास पास होंगे, कम जगह घेरेंगे यानी कम आयतन। जबकि अंतरणुक बल का मान यदि कम हो गया तो कम होने पे बताओ ये कैसे होंगे, दूर दूर। दूर दूर होंगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे, ज़्यादा जगह घेरेंगे तो आयतन ज़्यादा। तो बताओ विलयन बनाने पे आयतन ज़्यादा, पहले शुद्ध अवयव थे तो आयतन कम। बताओ विलयन बनाने पे आयतन ज़्यादा हो गया यानी बढ़ गया। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा बी मिक्सिंग की तो ये 0 के बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो बताइए ज़रा, विलयन बनाने पे आयतन में परिवर्तन जो है वो कैसा हुआ, आयतन बढ़ा या घटा, बढ़ा ना। अंतरणुक बल का मान कम हुआ तो अंतरणुक बल के मान कम होने पर ये दूर दूर हो जाएंगे, जिससे ज़्यादा जगह घेरेंगे और ज़्यादा जगह घेरेंगे तो उस स्थिति में ये आयतन को बढ़ा लेंगे। इधर की तुलना में आयतन बढ़ जाएगा यानी आयतन का मान कैसा होगा, धनात्मक। और अगर आयतन का मान धनात्मक है तो बताओ ज़रा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक विलयन पढ़ रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक। देखो आदर्श की स्थिति में तो ये 0 के बराबर है, अनादर्श की स्थिति में 0 के बराबर नहीं है, या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, धनात्मक विचलन में धनात्मक होंगे और ऋणात्मक विचलन में ऋणात्मक होंगे। आयतन का तो मैंने आपको समझा दिया, एंथैल्पी का और समझ लो, H मतलब एंथैल्पी। देखो ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे अंतरणुक बल अधिक है, अधिक बल है तो दी जाने वाली ऊर्जा ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पे अंतरणुक बल कम है तो निकलने वाली ऊर्जा कम होगी। निकलने वाली को किस में लेते हैं हम, माइनस में, और लगने वाली ऊर्जा को किस में लेते हैं, प्लस में। तो बताओ लगने वाली ऊर्जा ज़्यादा होगी और निकलने वाली कम, क्यों, क्योंकि अंतरणुक बल यहाँ अधिक है तो यहाँ पे अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, अंतरणुक बल यहाँ कम है तो यहाँ से कम ऊर्जा मुक्त होगी। बताओ मान किसका ज़्यादा है, धनात्मक वाले का कि ऋणात्मक वाले का, धनात्मक वाले का। तो डेल्टा एच का मान क्या आ जाएगा, धनात्मक। बात समझ में आ गई। तो भाई इतना आप लोग नोट करें, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, ठीक, सिंपल सा पॉइंट है। जो राउल्ट के नियम से अधिक मान प्रदर्शित कर रहे थे वो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले थे। जो राउल्ट के आपेक्षिक, राउल्ट का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक मान है उससे कम मान प्रदर्शित करें तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। बहुत आसान बात है। देखो राउल्ट ने वाष्प दाब का एक आपेक्षिक मान दिया हुआ है, अब कोई विलयन इतना ही मान प्रदर्शित कर रहा है तो वो आदर्श है, और अगर इतना नहीं कर रहा तो अनादर्श। तो इसमें दो स्थितियां बनती हैं, या तो ज़्यादा करेगा या कम। अगर ज़्यादा करे तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, और अगर कम करे तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जो विलयन के घटक हैं उनमें उपस्थित अंतरणुक बल और शुद्ध अवयव में उपस्थित अंतरणुक बल का मान में अगर हम देखें तो विलयन के घटक का अंतरणुक बल अधिक है। विलयन के घटकों के बीच उपस्थित अंतरणुक बल तथा शुद्ध अवयव के अवयवों के बीच उपस्थित अंतरणुक बल के मान से विलयन के घटकों का अंतरणुक बल अधिक है, ठीक। इस वाली बात को समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कि ए के बीच
ए एक मैंने कोई शुद्ध अवयव ले लिया, बी भी मैंने कोई शुद्ध अवयव ले लिया, ठीक, और मैंने बनाया ए बी, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ कि विलयन के घटकों के बीच में उपस्थित अंतर अणु बल शुद्ध अवयवों के बीच उपस्थित अंतर अणु बल से, ये तथा हटा दें, शुद्ध अवयवों के बीच उपस्थित अंतर अणु बल से क्या है, अधिक है। मतलब विलयन के घटकों में अंतर अणु बल अधिक है और यहाँ पे कम है। तो अब आप मुझे बता दीजिए ज़रा कि यहाँ पे अंतर अणु बल अधिक है, तो अधिक अंतर अणु बल के वजह से ए बी पास पास होंगे, पास पास होंगे तो कम जगह घेरेंगे, आयतन कम। जबकि यहाँ पे अंतर अणु बल कम है, कम है तो अच्छी तरीके से जुड़े हुए नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे। मतलब पहले ज़्यादा जगह घेर रहे थे, विलयन बनने के बाद कम जगह घेर रहे हैं। बताइए, इधर ज़्यादा और इधर कम, अंतर अणु बल का उल्टा हो जाता है। अंतर अणु बल अगर कम है तो जगह ज़्यादा घेर रहे हैं, क्योंकि अच्छे से जुड़े हुए नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, दूर दूर हैं तो ज़्यादा आयतन, पास पास आ जाएंगे तो कम आयतन। तो विलयन बनाने पे आयतन बढ़ गया या घट गया, कम हो गया ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी विलयन बनाने में आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आयतन में कैसा परिवर्तन होगा, ऋणात्मक परिवर्तन होगा। कम हो रहा है ना आयतन, तो आयतन में कैसा परिवर्तन होगा, ऋणात्मक। इसी प्रकार डेल्टा एच मिक्सिंग की अगर बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी बताओ, इसका मान भी कैसा होगा, ऋणात्मक ही होगा ना। क्यों होगा ये भी समझ लो ज़रा। देखो यहाँ पे अंतर अणु बल कम है, तो अंतर अणु बल यदि कम है तो यहाँ पे दी जाने वाली जो ऊर्जा होगी, जो कि हम धनात्मक लेते हैं, उसका मान भी कम होगा। जबकि यहाँ पे अंतर अणु बल अधिक है, तो यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा जिसका मान हम ऋणात्मक लेते हैं वो ज़्यादा होगा। तो निकलने वाली ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ अंतर अणु बल अधिक है। जबकि यहाँ पे लगने वाली ऊर्जा का मान कम होगा क्योंकि अंतर अणु बल कम है। तो बताओ ज़रा, निकलने वाली ऊर्जा ज़्यादा है या लगने वाली ऊर्जा ज़्यादा है, निकलने वाली ऊर्जा, जिसका मान क्या लेते हैं हम, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक। यानी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, ठीक। बात समझ में आ गई, इतना नोट करो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बारे में पढ़ा। मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि बोर्ड में आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन में अंतर और धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। तो आज के टॉपिक को आप बहुत ध्यान से और अच्छी तरीके से पढ़िएगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए हम इतने ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।